नमस्कार, सुबह के 10 बज चुके हैं और हम हाजिर हैं अपना ये विशेष बुलेटिन न्यूज एट 10 लेकर। कई बड़ी खबरों पर विस्तार से रहेगी हमारी नजर। शुरुआत करेंगे इस वक्त की सुर्खियों के साथ। बीजेपी का धुआंधार चुनाव प्रचार जारी। पीएम मोदी छत्तीसगढ़ के बस्तर और महाराष्ट्र के चंद्रपुर में करेंगे चुनाव प्रचार। तमिलनाडु में राजनाथ सिंह करेंगे रैली। जेपी नड्डा और योगी समेत तमाम बड़े नेताओं ने भी लगाया एड़ी चोटी का जोर। मध्य प्रदेश के शहडोल मंडला में राहुल गांधी, राजस्थान में सचिन पायलट समेत बाकी राज्यों में स्टार प्रचारक करेंगे कांग्रेस का प्रचार। बीएसपी नेता आकाश आनंद की बरेली में होगी रैली। समाजवादी और लेफ्ट ने भी तेज किया चुनाव प्रचार। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए नामांकन वापस लेने का आज अंतिम दिन। 26 अप्रैल को 12 राज्यों की 88 लोकसभा सीटों पर होगा मतदान। बीजेपी पर पार्टी ज्वाइन कराने का दबाव बनाने के आरोपों पर आप नेता आतिशी को आज देना है चुनाव आयोग को जवाब। बीजेपी ने दर्ज की थी शिकायत। बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बीच इजराइल ने दक्षिण गाजा से घटाई अपनी सेना। अब मिस्र में इजराइल और हमास के बीच समझौते के लिए होगी नए दौर की वार्ता। इंडियन प्रीमियर लीग में आज चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स होंगे आमने सामने। कल लखनऊ सुपर जायंट्स ने गुजरात टाइटंस को हराया। वहीं मुंबई इंडियंस ने दर्ज की सीजन में अपनी पहली जीत। और आज रात 9:12 से लगेगा साल का पहला सूर्य ग्रहण, लेकिन भारत में नहीं बल्कि अमेरिका, इंग्लैंड, मैक्सिको समेत कुछ अन्य देशों में दिखेगा यह ग्रहण। तो चलिए सबसे पहले बात करेंगे 24 की चुनौती की। तो लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी का प्रचार जोर शोर से चल रहा है। पार्टी के स्टार प्रचारकों में से एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक के बाद एक ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। बिहार, बंगाल, मध्य प्रदेश और यूपी के बाद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में जनसभा करेंगे। पहली सभा छत्तीसगढ़ के बस्तर में 1:30 बजे और फिर दूसरी सभा महाराष्ट्र के चंद्रपुर में शाम 5 बजे होगी। नक्सल प्रभावित बस्तर की अगर बात की जाए तो अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित इस सीट से इस बार बीजेपी के उम्मीदवार महेश कश्यप और कांग्रेस के प्रत्याशी कवासी लखमा के बीच मुकाबला है। यहां से 2011 और 2014 में बीजेपी के दिनेश कश्यप सांसद बने, लेकिन साल 2019 में कांग्रेस के दीपक बैज ने बाजी मारी। इसी तरह महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में आने वाले चंद्रपुर में प्रधानमंत्री आज रैली के दौरान केंद्रीय मंत्री सुधीर मुनगंटीवार के पक्ष में मतदान की अपील करेंगे। महाराष्ट्र की सत्ताधारी पार्टी शिवसेना के साथ गठबंधन में बीजेपी यहां चुनाव लड़ रही है। राज्य में चंद्रपुर इकलौती ऐसी सीट है जहां कांग्रेस 2019 का चुनाव जीत पाई। इस बार कांग्रेस ने प्रतिभा धानोरकर पर दांव लगाया है। दोनों ही संसदीय क्षेत्र में पहले चरण में 19 अप्रैल को मतदान होना है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बस्तर के दौरे पर जगदलपुर के एक छोटे से गांव आमाबल में जनसभा करेंगे। यहां के लोग इस बात से बेहद खुश हैं कि पीएम की इस यात्रा की क्या कुछ है तैयारी। हमारे सहयोगी धीरज कुमार ने छत्तीसगढ़ के भाजपा चुनाव प्रभारी नितिन नवीन से खास बात की है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बस्तर की अपनी यात्रा पर आएंगे और यहाँ की यात्रा की, यहाँ की चुनावी सभा की क्या है तैयारी, हमारे साथ बात करने के लिए छत्तीसगढ़ के प्रभारी नितिन नवीन जी मौजूद हैं। सर, आज पीएम की चुनावी सभा है यहाँ, सबसे पहले आपसे हम जानने की कोशिश करेंगे क्या क्या तैयारी है। देखिए, पूरे छत्तीसगढ़ में उत्साह का वातावरण है और खास करके बस्तर आगमन से पूरे बस्तर इलाके में यहाँ के लोगों में बहुत उत्साह है, कार्यकर्ता उत्साहित है। जो यहाँ के जो
महेश कश्यप जो उम्मीदवार हैं वो पहली बार लोकसभा के चुनावी मैदान में हैं। दूसरी तरफ कवासी लखमा 6 बार के विधायक हैं। इस मुकाबले को आप किस तरीके से देखते हैं? जनता जानती है कि प्रवासी लखमा क्या है और महेश कश्यप क्या है। महेश कश्यप एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में अपनी राजनीति को बढ़ाता है और लोगों की सेवा के भाव से करता है। और इन्होंने क्या किया है पिछले 5 वर्षों में इस क्षेत्र में कहीं पर कोई काम भी किया है क्या? भूपेश बघेल के मंत्री बनकर घूमते रह गए, भूपेश बघेल की सेवा करते रह गए, लेकिन यहाँ के लोगों की कुछ किया है क्या? अब यहाँ के तो कांग्रेस नेताओं को तो उन्होंने जो हिसाब किया है वो तो कांग्रेस के नेताओं के अंदर खाने पूछे कि क्या हुआ। और लोगों ने भूला नहीं है 18 की घटनाएं क्या हुई थी और उस घटना को बस्तर के लोग और छत्तीसगढ़ के लोग आज भी याद करते हैं। एक समस्या, एक आखिरी सवाल, नक्सलवाद के ऊपर बार बार प्रहार होता रहा है और गृह मंत्री भी कह के गए हैं कि जो बस्तर के जो इस इलाके में जो नक्सलवाद की समस्या आ रही है उसको दूर किया जाएगा। आप क्या कहेंगे इस पे? देखिए, हम स्पष्ट मानते हैं कि हम जहां एक और विकास की योजनाओं से क्षेत्र को जोड़ते हैं, लेकिन ऐसे किसी भी चीजों को नक्सलवाद हो या जो भी हो 100% ये प्रयास होता है कि वो लोग सामान्य धारा में आके, मुख्य धारा में आके काम करें और लोगों में विकास की योजनाएं पहुंचे, उनको जो समस्याएं हैं उसको सुने। तो ये थे हमारे साथ जो छत्तीसगढ़ के प्रभारी नितिन नवीन और जिन्होंने बताया कि किस तरीके से यहाँ के आदिवासी लोग हैं उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए, जनजातीय लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए जिस तरीके से बीजेपी प्रयासरत रही है, जरूर इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में मिलेगा। कैमरामैन विनोद ओझा के साथ धीरज कुमार, डीडी न्यूज, जगदलपुर। और हमारे 2 संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। धीरज कुमार जगदलपुर छत्तीसगढ़ से और शिशिर शेलार है हमारे संवाददाता जो कि चंद्रपुर महाराष्ट्र से हमारे साथ जुड़े हैं। दोनों को ही का ही स्वागत है। सबसे पहले धीरज, मैं आपके पास ही आना चाहूंगी। देखिए, प्रधानमंत्री जहां पर भी ये चुनाव प्रचार कर रहे हैं या भाजपा जहां पर भी चुनाव प्रचार कर रही है वो विकास की बात कर रही है, वो ये बात कर रहे हैं कि हमने जो काम किए हैं आप उन्हें देखिए, किस प्रकार से आम जन तक अंत्योदय का जो एक नारा दिया था, आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति तक जो काम है विकास के वो पहुंचाए जा रहे हैं और उसके आधार पर वोट कीजिए। हमने जो वादा किया उसे पूरा करके दिखाया, तो कहीं ना कहीं लोगों में जो एक विश्वास है वो काम के आधार पर आ रहा है। जी बिल्कुल, देखिए आपने सही कहा। जो अभी हम बस्तर के इलाके में हैं और जगदलपुर में करीब 1:30 बजे प्रधानमंत्री की जो सभा होगी जिसकी की सारी तैयारी पूरी कर ली गई है। लोगों में एक खुशी का माहौल है कि आज इन इलाकों में प्रधानमंत्री जी पहुंच रहे हैं। और जो अगर हम जगदलपुर की बात करें, यहाँ के जो लोकसभा चुनाव की बात करें तो यहाँ से जो कड़ा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के महेश कश्यप और जो कांग्रेस के कवासी लखमा के बीच में है। जो महेश कश्यप हैं वो यहाँ के जो विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हुए कार्यकर्ता रहे हैं, बजरंग दल से जुड़े हुए कार्यकर्ता रहे हैं, उनकी एक अच्छी साख इस इलाके में रही है। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि ये जो इलाका है ये नक्सलियों का गढ़ रहा है, जैसा कि हम सभी जानते हैं। और जैसा कि अभी गृह मंत्री का दौरा हुआ था तो उन्होंने बताया था कि किस तरीके से यहाँ के लोगों को मुख्य धारा का हिस्सा बनाया जाएगा और नक्सलियों पर प्रहार होगा और जिसके लिए जो कवायद है वो शुरू हुई है। तो यहाँ के आम लोग कैसे मुख्य धारा का हिस्सा बने, महिलाओं के लिए बेहतारी बंधन योजना की शुरुआत छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में पिछले साल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हुई थी और उसका नतीजा दिख रहा है कि महिलाएं मुख्य धारा का हिस्सा बन रही है। जो तेंदुआ पत्ता से जुड़ी हुई जो यहाँ के महिलाओं के लिए या यहाँ के ग्रामवासियों के लिए आर्थिक समृद्धि का आधार रहा है, उस पर जो सब्सिडी देकर भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ के लोगों को मुख्य धारा में लाने की कोशिश की है। कृषि कर्ज माफ़ी यहाँ का अहम चुनावी मुद्दा रहा है और कृषि कर्ज माफ़ी के जरिए जो भारतीय जनता पार्टी यहाँ के किसानों को समृद्ध बनाने के लिए, किसानों को उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए प्रयासरत रही है। हम आवास योजना की बात कर लें, पेयजल योजना की बात कर लें, और जहाँ तक पीएम की बात है, पीएम जहाँ भी सभा में जाते हैं तो पीएम का मुख्य फोकस रहता है समाज के अंतिम पायदान का व्यक्ति। बस्तर के इलाकों में, जगदलपुर के इलाकों में ये समस्या रही है कि जो आदिवासी बहुल इलाकों में उन तक जो सरकार की योजनाएं हैं वो अभी तक नहीं पहुंचती थी। तो लेकिन प्रधानमंत्री की यात्रा के बाद और प्रधानमंत्री बार बार ये कहते रहे हैं कि समाज के अंतिम पायदान के व्यक्ति को
सरकारी योजनाओं का लाभ अवश्य मिले, इसके लिए जो काम किया जा रहा है उसको सुदृढ़ किया जाए, उसको मजबूत किया जाए। और नतीजा सामने है कि सरकार की योजनाएं, केंद्र सरकार की योजनाएं, राज्य सरकार की योजनाएं समाज के अंतिम पायदान तक पहुंच रही है। प्रधानमंत्री बार बार अपनी यात्रा में आदिवासी समाज की बात करते हैं, आदिवासी महिलाओं की बात करते हैं, आदिवासी समृद्धि की बात करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि और वो खास तौर पे इस बात का जरूर जिक्र करते हैं कि हमने आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाया। तो प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी का ये फोकस रहा है कि समाज का अंतिम पायदान का व्यक्ति बिल्कुल समाज की मुख्यधारा का हिस्सा बने, सरकार की योजनाओं का लाभ उठाए, वहां तक पानी की सुविधा पहुंचे, वहां तक बिजली की सुविधा पहुंचे, वहां किसान समृद्धि योजना की सुविधा पहुंचे, और जो सरकार की योजनाओं का लाभ उठाकर वो भी मुख्यधारा का हिस्सा बने, वो भी समृद्ध बने। इस बार का जो मुकाबला होगा इसी आधार पर होगा, क्योंकि इस बार भारतीय जनता पार्टी अपने विकास के नारे के साथ यहाँ चुनावी मैदान में है। दूसरी तरफ कांग्रेस के जो कवासी लखमा हैं, उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने 6 बार के विधायक रहते हुए भी यहाँ के जो आदिवासी लोग हैं उनके लिए उतना काम नहीं किया जिसके वो वाकई में हकदार थे। जी आप जुड़े रहिए हमारे साथ शिशिर चेलार भी हैं, चंद्रपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और शिशिर, ये सीट भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और रोचक मुकाबला यहाँ पर भी कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है महाराष्ट्र के इस सीट पर। बिल्कुल, देखिए रमा, यहाँ पर अगर बात करें खास तौर पर चंद्रपुर की, अगर संसदीय क्षेत्र की बात करें तो 2019 के जो चुनाव हुए थे उसमें कांग्रेस को जो एकमेव जीत मिली थी वो यहाँ से चंद्रपुर से मिली थी। और तत्कालीन जो सांसद थे कांग्रेस के स्वर्गीय बाबू धानोरकर, हालांकि वो ये सीट जीते थे, लेकिन उनके स्वर्गवास होने के बाद अब ये सीट जो है उनकी पत्नी प्रतिभा धानोरकर जो है उनको जो वो यहाँ से प्रत्याशी कांग्रेस की है। तो वही अगर हम बात करें बीजेपी की तरफ से, तो ये बीजेपी के खाते में सीट आती है, तो बीजेपी की तरफ से सुधीर मुनगंटीवार जो है इस सीट पर जो उनके प्रत्याशी है बीजेपी के, सुधीर मुनगंटीवार की बात करें तो एक बड़ा लंबा समय वक्त रहा है जो कि राज्य की राजनीति में वो सक्रिय रहे हैं। खास तौर पर विधानसभा में देखा हमने जिस प्रकार से उनका कार्य रहा है। राज्य के पर्यावरण मंत्री भी है सुधीर मुनगंटीवार, तो ऐसे में एक गाढ़ा राजनीति का अनुभव उनके पास है। वही अगर बात करें कांग्रेस के प्रत्याशी प्रतिभा धानोरकर की, तो उनका यह पहला चुनाव होगा, तो ऐसे में देखना होगा कि यहाँ के जो मतदाता है वो किसे अपनी जो है पसंदी देते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात, खास तौर पर ये पूर्व विदर्भ का इलाका है, और विदर्भ की बात करें तो विदर्भ का एक कांग्रेस, हालांकि विदर्भ का गढ़ रहा है पहले से ही कई सालों तक, लेकिन उसके बाद बीजेपी ने यहाँ पर जो है सेंध मारी, और इसीलिए बीजेपी की ताकत पिछले कुछ सालों से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। असर ये रहा है कि बीजेपी में तो बात करें खासतौर विदर्भ की, तो कई बड़े नेता यहाँ से उभरे। फिर हम बात करें नितिन गडकरी की, जो कि नागपुर से आता है, देवेंद्र फडणवीस नागपुर से आता है, हंसराज अहिर जो कि यहाँ पर इससे पहले सांसद चंद्रपुर के रह चुके हैं। तो ऐसे बड़े दिग्गज जो है वो विदर्भ से आते हैं, और इसीलिए विदर्भ में बीजेपी की ताकत इस वक्त ज्यादा है। और यही कारण है कि प्रधानमंत्री की पहली चुनावी रैली जो है महाराष्ट्र में जो आगाज वो कर रहे हैं वो चंद्रपुर से कर रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से पिछली बार ये सीट बीजेपी की एक हाथ से छूटी थी, बीजेपी नहीं चाहती कि इस बार कोई भी कोताही बरती जाए, और इसलिए प्रधानमंत्री स्वयं जो लोकसभा चुनाव का जो रन है वो चंद्रपुर से महाराष्ट्र का शुरू होगा, और इसीलिए चंद्रपुर समेत जो दूसरी जो सीट है पूर्व विदर्भ की गडचिरोली चिमूर, यहाँ के भी लोग जो है आज चंद्रपुर आएंगे, प्रधानमंत्री की बात सुनेंगे। तो ऐसे में अगर देखा जाए पूरी तरह चंद्रपुर जो है सुसज्जित हो चुका है प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात अगर इसमें करें चुनावी मुद्दों की, क्योंकि चंद्रपुर अगर देखा जाए तो इंडस्ट्रियली काफी अग्रेसिव ये पूरा इलाका रहा है। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जो माइनिंग कंपनीज है यहाँ पर, जिस प्रकार से कोयला खदानें हैं, साथ ही साथ जो पावर कंपनीज है, हमने देखा सीमेंट कंपनीज बड़ी मात्रा में यहाँ पर है। तो इंडस्ट्रियल जोन जिसे हम कहते हैं, और इसीलिए यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा जो जॉब अपॉर्चुनिटीज उत्पन्न हुई है। लेकिन उसके साथ साथ हम खेती की बात करें तो सिंचाई की बात करें, ये भी एक प्रमुख विषय यहाँ कर रहा है। तो उन विषयों को किस प्रकार से दोनों ही प्रत्याशी, फिर कांग्रेस के हो या फिर हम बात करें बीजेपी की, किस प्रकार से सामने आते हैं उसको देखना पड़ेगा। क्या जो चुनावी मुद्दे हैं, खासतौर पर जो लोगों के मुद्दे हैं, क्या उनको एड्रेस कर पाते हैं नहीं, ये महत्वपूर्ण बात होगी। जी बिल्कुल, शिशिर और धीरज आप दोनों ही हमारे साथ बने रहिए। ब्रेक एक छोटा सा लेते हैं, ब्रेक के बाद जब आएंगे तब धीरज से भी मुद्दों की बात करेंगे, जानेंगे कि क्या कुछ है वहां के जमीनी मुद्दे और किस प्रकार से जो है पीएम की रैली का जो है तैयारी है उस पर भी बात करेंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। तुम्हें पता है
इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF। लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहां से सीखा? NSE की साइट पर। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज़ एट 10 और हम बात कर रहे हैं 24 की चुनौती की और हमारे साथ हमारे दो सहयोगी संवाददाता लगातार बने हुए हैं। धीरज हैं हमारे साथ और साथ ही साथ चंद्रपुर से हमारे साथ शिशिर शेलार जुड़े हुए हैं। धीरज, आपके पास आना चाहूंगी। प्रधानमंत्री की आज रैली, हम लगातार देख रहे हैं कि आदिवासियों के कल्याण के लिए बीते कुछ सालों में जिस प्रकार से काम हुए हैं वो दिखाई पड़ रहे हैं जमीनी स्तर पर। साथ ही साथ नक्सलवाद को खत्म करने की दिशा में भी जो प्रयास हुए हैं वो भी काफी बड़ी संख्या में इस तरह से नजर आ रहे हैं क्योंकि नक्सल से प्रभावित जो लोग थे वो मुख्य धारा से जुड़ते जा रहे हैं। हर हाथ को काम मिलता जा रहा है। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा है सहला। ये जो इलाका रहा है ये नक्सलवाद का इलाका रहा है और यहाँ नक्सलवाद के चलते जो बीते सालों में कई भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर कार्यकर्ताओं की मौत हुई है। पिछले विधानसभा चुनाव में भी देखा कि किस तरीके से यहाँ के जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो नक्सलियों के हाथों मारे गए थे। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे को बड़ी जोर शोर से उठाया था कि आखिरकार जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही क्यों मारे जाते हैं। तो कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा के चुनाव में ही कांग्रेस पार्टी को नक्सलवाद के मुद्दे पर घेरने की पूरी कोशिश की थी और उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि जो यहाँ की जो नक्सली समस्या है, नक्सली समस्या की प्रमुख जड़ जो है वो कांग्रेस है। इसके बाद हम मुद्दों की बात करते हैं, कैसे यहाँ के लोगों को मुख्य धारा के हिसाब से दूर किया गया। लोकसभा चुनाव की अगर हम बात कर रहे हैं तो 1952 साल से लेकर 1996 तक इस सीट पर कांग्रेस का कब्जा रहा है, लेकिन लोगों की समस्याएं हैं, आम आदमी की जो समस्याएं हैं वो समस्याएं जस की तस रही। 1996 में यहाँ से एक निर्दलीय प्रत्याशी लोकसभा का चुनाव जीतते हैं और उसके बाद ये जो क्षेत्र है ये बीजेपी के हाथों में जाता है और यहाँ से दिनेश कश्यप यहाँ के 2 बार के जो लोकसभा चुनाव में जीत कर आते हैं। 2019 में जरूर यहाँ जो कांग्रेस के दीपक बैज को मौका मिला है। अब ये देखना होगा कि इस बार का मुकाबला कैसा होता है क्योंकि दोनों प्रत्याशी दमदार हैं। कवासी लखमा की भी जो आदिवासी के इलाकों में और बस्तर के इलाकों में अच्छी खासी पकड़ रही है। कवासी लखमा कांग्रेस से 6 बार के विधायक रहे हैं तो जाहिर सी बात है उनकी पकड़ है। लेकिन महेश कश्यप भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर उम्मीदवार हैं और खास करके कोरोना काल से लेकर और अभी तक वो जनता के बीच में जुड़े रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता रहे हैं, बजरंग दल से जुड़े रहे हैं। तो महेश कश्यप की भी जो पकड़ है इस इलाके में काफ़ी मजबूत है। जो बात मुद्दों की होती है तो भारतीय जनता पार्टी का सीधा आरोप रहा है कि किस तरीके से जनजातीय लोगों को मुख्य धारा से दूर रखा गया, उन्हें केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं दिया गया। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है छत्तीसगढ़ में साल 2023 में, तो चाहे महतारी बंधन योजना हो, चरण पादुका योजना हो, तेंदुआ पत्ता की योजना हो, कृषि कर्ज माफी हो, इन मुद्दों के जरिए। और जो सबसे बड़ी बात है सहला कि भारतीय जनता पार्टी का साफ आरोप था कि कांग्रेस के बीते 5 सालों में यह सरकार रही लेकिन आवास योजना से 17 लाख जो मकान बनने थे छत्तीसगढ़ में वो 17 लाख मकान नहीं बने। आदिवासियों को उनके आशियाने से दूर रखा गया। तो धीरज, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे साथ आवास योजना का लाभ भी लोगों को यहाँ मिलेगा। जी धीरज, हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ शिशिर भी जुड़े हुए हैं। शिशिर, आपसे जानना चाहेंगे कि किस प्रकार की तैयारी है प्रधानमंत्री की इस जनसभा को लेकर और साथ ही साथ युवाओं में किस तरह का उत्साह है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि चुनाव को लेकर चुनाव आयोग के द्वारा भी कई तरह की सोशल मीडिया पर भी कई पहलें चलाई जा रही हैं ताकि युवा जो है बढ़ चढ़ कर मतदान करें। बिल्कुल, हालांकि यहाँ पर भी चंद्रपुर की अगर बात करें तो चंद्रपुर में भी इस प्रकार के अभियान चलाए जा रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को किस प्रकार से आकर्षित किया जाए। फिर ये हालांकि जिम्मेदारी सिर्फ चुनाव अगर देखा जाए इलेक्शन कमीशन की ही नहीं है बल्कि जो प्रत्याशी इस वक्त चुनाव में खड़े हैं उनके द्वारा भी किस प्रकार से ज़्यादा युवा सहभागी हो, इस पर जो है ज़्यादा ध्यान देने की कोशिश यहाँ पे की जा रही है। इसका उदाहरण ये रहा कि कल जब यहाँ पर दोनों प्रत्याशी जो थे अपनी चुनावी रैली निकाल रहे थे, हमने देखा कि कई सारे युवा उसमें शामिल भी हुए थे। कुछ युवाओं से हमने बात की
तो उनको ये भी कहा कि किस प्रकार से ज्यादा से ज्यादा इलेक्शन का परसेंटेज यहाँ पे बढ़ाया जाए, क्योंकि महाराष्ट्र में कुछ जिले ऐसे हैं जहां पर इलेक्शन परसेंटेज कम है, तो ऐसे में वो बढ़ाने का प्रयास भी यहाँ पर चुनाव आयोग द्वारा किया जा रहा है। तो इसीलिए फिर हम बात करें हर एक तबके की कि किस प्रकार से उनको ज्यादा से ज्यादा चुनावी प्रक्रिया में लाया जाए और सफल बनाया जाए, इसका सबसे प्रमुख ध्यान होगा। दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा इस पर यहाँ पर यह भी है कि किस प्रकार से जो समीकरण है, फिर वो जातीय समीकरण हो या फिर सामाजिक समीकरण हो, इसको सेंधने का प्रयास दोनों भी प्रत्याशी करते देखना होगा। चंद्रपुर का इलाका अगर देखा जाए तो इसमें कुंभी समाज है, साथ ही साथ जनजातीय समाज भी बड़े तादाद में है। तो ऐसे में इन समाज की जो प्रश्न है उनको किस प्रकार से सुलझाया जाए, क्या ये मुद्दे दोनों प्रत्याशी उठाते हैं, किस प्रकार से उनको सुलझाने के लिए उनके क्या कदम होंगे वो जनता के सामने रखते हैं, ये भी देखना होगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये भी रखना चाहूंगा, जैसे मैंने कहा कि हालांकि विदर्भ का इलाका एक कहा जाता है कि पानी की किल्लत से भी जूझता ये इलाका है, साथ ही साथ चंद्रपुर से सटा हुआ गढ़चिरौली इलाका है। नक्सल की समस्या अगर देखा जाए तो चंद्रपुर जिले में, गढ़चिरौली जिले में भी काफी है, लेकिन पिछले कुछ सालों की अगर बात करें तो जो नक्सलाइज एक मूवमेंट है वो किस प्रकार से कम करने का प्रयास सरकार द्वारा किया गया है, ये महत्वपूर्ण बात है। और दूसरी बात, जो लोग वहां पर रहते हैं उनको किस प्रकार से जो है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ज्यादा हो, किस प्रकार से खुद का व्यवसाय कर सके, इस पर ज्यादा ध्यान सरकार ने दिया है। और इसीलिए फिर चाहे हम नक्सल को रोकने के लिए 360 कमांडोज की हमने देखा टीम यहाँ पर बनाई जी, कॉम्बिंग ऑपरेशंस, बाकी चीजें चल रही है, वही दूसरी और विकास की मुख्य धारा में इन सभी प्रदेश को लाने के लिए सरकार अलग अलग योजनाओं के माध्यम से भी प्रयास कर रही है। जी बिल्कुल, कई महत्वपूर्ण मुद्दे हैं और कई समीकरणों को साधने की भी कोशिश है। फिलहाल धन्यवाद आप दोनों का ये तमाम अपडेट हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के उस पार खबरों का सफर जारी रहेगा। देखते रहिए DT न्यूज। सड़क दुर्घटना में प्राथमिक चिकित्सा का है विशेष महत्व। घायल व्यक्ति को सावधानी से निकालें, व्यक्ति की सांस व नब्ज जांच लें। चोट लगने पर तुरंत प्राथमिक उपचार आवश्यक है। खून बह रहा हो तो कपड़ा बांधकर रोकें। घायल व्यक्ति को खड़ा करने या चलाने की कोशिश बिल्कुल न करें। कैसे करें घायल व्यक्ति की सहायता? घायल व्यक्ति की गर्दन, पीठ व रीढ़ सीधी रखें। हड्डी टूटी हो तो लकड़ी का सहारा देकर उसे बांध दें। कुछ खास बातों का ध्यान रखें। यदि व्यक्ति बेहोश हो तो उसके मुंह में कुछ न डालें। बेहोश व्यक्ति को पानी पिलाने की कोशिश न करें। यदि कोई नुकीली वस्तु शरीर में घुस गई हो तो उसे निकालने की कोशिश न करें। घायल व्यक्ति की सहायता में हर क्षण है कीमती। जल्द से जल्द पुलिस या एम्बुलेंस को बुलाएं। घायल व्यक्ति को तुरंत सुरक्षित तरीके से अस्पताल ले जाएं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश अनुसार घायल की सहायता करने वाले व्यक्ति से कोई पूछताछ नहीं की जाती। सही समय पर प्राथमिक उपचार से बच सकती है घायल व्यक्ति की जान। घायल व्यक्ति की सहायता अवश्य करें। आ गया लोकतंत्र का महापर्व। क्या है देश का मूड, क्या है लोगों के सवाल, क्या है नेताओं की दावों की हकीकत, कितना बदला है भारत। हम आ चुके हैं जम्मू और कश्मीर। पकड़नी जनता की नब्ज। DD न्यूज पहुंच रहा है गांव-गांव, शहर-शहर, जानने आपके दिल की बात। जो काम करेगा उसको तो पब्लिक वोट देगी ही। तो युवा के नाते आप सोचेंगे कि किसको वोट दे, किस पार्टी को वोट दे। जनता से बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस सीट का मिजाज क्या कह रहा है। चुनाव की जमीनी हकीकत का सुपर शो क्या बोले भारत, हर शाम 6 बजे सिर्फ DD न्यूज पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज़ 10 और रुक करते हैं कुछ अन्य खबरों का। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के जबलपुर में रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो के दौरान एक मंच गिरने से एक पुलिसकर्मी सहित 4 लोग घायल हो गए। घायलों को जबलपुर के विक्टोरिया अस्पताल में उपचार के लिए ले जाया गया। जबलपुर के पुलिस अधिकारी दिलीप श्रीवास्तव ने बताया कि PM मोदी की रैली गुजरने के बाद भीड़भाड़ के कारण एक शोरूम के पास बना मंच गिर गया था। राज्य की मोहन यादव सरकार में मंत्री राकेश सिंह ने अस्पताल जाकर घायलों से मुलाकात की और उन्होंने कहा कि PM मोदी इस घटना को लेकर चिंतित थे और उनके निर्देश पर मैंने घायलों से मुलाकात की जो मंच से गिरने की वजह से घायल हो गए थे।
सभी ठीक हैं और घायलों का उचित इलाज हो रहा है। मध्य प्रदेश में 4 चरणों में लोकसभा चुनाव संपन्न होंगे। पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को होगा, उसके बाद 26 अप्रैल, 7 मई और 13 मई को होगा। प्रधानमंत्री के अलावा भाजपा के तमाम स्टार प्रचारक देश भर में चुनाव प्रचार में जुटे हैं। वरिष्ठ भाजपा नेता राजनाथ सिंह आज दक्षिणी राज्य तमिलनाडु में भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में प्रचार करेंगे। राजनाथ सिंह तमिलनाडु के नागपट्टिनम में चुनावी रैली करेंगे, तो वहीं नमक्कल और तेनकासी में राजनाथ सिंह के रोड शो के कार्यक्रम हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की आज उत्तर प्रदेश और राजस्थान में जनसभाएं हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के रामपुर और बिजनौर में पहले चरण में 19 अप्रैल को मतदान होना है और आज भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यहां जनसभाएं करेंगे। रामपुर के भारत मैदान में दोपहर करीब 12 बजे जेपी नड्डा जनसभा करेंगे, तो बिजनौर के धामपुर में दोपहर 1:30 बजे जनसभा को संबोधित करेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजस्थान के हनुमानगढ़ के संगारिया में शाम 4:30 बजे एक जनसभा को संबोधित करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड के हल्द्वानी और महाराष्ट्र के वर्धा, भंडारा और नागपुर में आज चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। गौरतलब है कि महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र के नागपुर और भंडारा में पहले चरण में 19 अप्रैल को मतदान है और वर्धा संसदीय सीट पर दूसरे चरण में 26 अप्रैल को मतदान होना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराष्ट्र के विदर्भ की इन तीनों जगहों पर जनसभा को संबोधित करेंगे। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी आज से मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव प्रचार की शुरुआत करेंगे। 19 अप्रैल को होने वाले मतदान के लिए राहुल आज मंडला लोकसभा सीट के अंतर्गत धनोरा में और शहडोल लोकसभा क्षेत्र में जनसभा करेंगे। मंडला में कांग्रेस विधायक ओमकार सिंह मरकाम और शहडोल से विधायक फुंदेलाल सिंह मार्को चुनाव लड़ रहे हैं। मंडला और शहडोल दोनों ही लोकसभा सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। विधानसभा चुनाव में आदिवासी सीटों पर कांग्रेस की स्थिति अन्य सीटों की तुलना में अच्छी रही है। एसटी के लिए आरक्षित 47 सीटों में कांग्रेस 22 सीटों पर जीती थी। ऐसे में लोकसभा चुनाव में भी पार्टी को आदिवासी बहुल सीटों से काफी उम्मीद है। और कांग्रेस नेता और राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट की आज राजस्थान के लोकसभा क्षेत्र सीकर, झुंझुनू, जयपुर ग्रामीण और अलवर में चुनावी दौरे का कार्यक्रम है। आज सुबह 11 बजे सीकर में सचिन पायलट चुनावी सभा को संबोधित करेंगे, तो दोपहर करीब 12 बजे झुंझुनू के नीम का थाना में चुनावी सभा करेंगे। सचिन पायलट दोपहर में जयपुर ग्रामीण के आमेर और अलवर संसदीय क्षेत्र में करीब 3 बजे चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। केरल के एर्नाकुलम में कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने दावा किया है कि कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूडीएफ केरल में जीत हासिल करने जा रही है। इसके साथ ही केसी वेणुगोपाल ने इंडी गठबंधन की केंद्र में सरकार बनाने का भी दावा किया। Congress is going to, UDF is going to sweep Kerala in their seats and we will form the government in center also this time. Yeah, but India Alliance will form the government in center. और तृणमूल कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल दल चुनाव आयोग से मिलने के लिए दिल्ली रवाना हुआ है। भूपति नगर विस्फोट मामले में एनआईए ने तृणमूल कांग्रेस के 2 नेताओं को गिरफ्तार किया था। इस घटना को लेकर सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल ने केंद्रीय जांच एजेंसी की भूमिका की भी आलोचना की है और इस मामले की शिकायत को लेकर तृणमूल कांग्रेस ने निर्वाचन आयोग के पास जाने का फैसला किया है। उत्तर प्रदेश के बरेली में भी लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज होने लगी हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती के भतीजे और पार्टी के राष्ट्रीय समन्वयक आकाश आनंद आज बरेली में पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में चुनावी सभा करेंगे। इसमें मंडल भर के कार्यकर्ता शामिल होंगे। आकाश आनंद बरेली सीट से बीएसपी प्रत्याशी मास्टर छोटेलाल गंगवार और आंवला सीट से प्रत्याशी आबिद अली के समर्थन में सभा करेंगे।
जम्मू कश्मीर में पीडीपी 3 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। पार्टी ने अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। पार्टी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती अनंतनाग सीट से प्रत्याशी होंगी। पार्टी के युवा शाखा के अध्यक्ष वहीद पारा श्रीनगर से और सरताज मदनी बारामूला से उम्मीदवार होंगे। यानी घाटी में कांग्रेस, पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच तालमेल नहीं बन पाया है। लेकिन पीडीपी ने जम्मू क्षेत्र की 2 लोकसभा सीटों उधमपुर और जम्मू में कांग्रेस उम्मीदवार का समर्थन करने की घोषणा की है। प्रदेश में 5 चरणों में मतदान होगा। पहले चरण में 19 अप्रैल को उधमपुर सीट पर मत डाले जाएंगे। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए नामांकन वापस लेने का आज अंतिम दिन है। इस चरण में 12 राज्यों की 88 लोकसभा सीटों पर 26 अप्रैल को मतदान होगा। इसमें बाहरी मणिपुर निर्वाचन क्षेत्र के कुछ हिस्से भी शामिल हैं। चुनावों की घोषणा और आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद से केवल 20 दिनों की अवधि में निर्वाचन आयोग के सुविधा प्लेटफॉर्म पर राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों की ओर से अनुमति संबंधी 73,379 अनुरोध प्राप्त हुए, जिनमें से 44,626 अनुरोध स्वीकार कर लिए गए हैं। लगभग 11,200 अनुरोधों को अस्वीकार कर दिया गया है, जो प्राप्त कुल अनुरोधों का 15% है। सबसे ज्यादा 23,239 अनुरोध तमिलनाडु से प्राप्त हुए, जिसके बाद पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश का स्थान रहा। सुविधा पोर्टल ECI द्वारा विकसित एक तकनीकी समाधान है, जिसका उद्देश्य स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी रूप से चुनाव कराने संबंधी लोकतांत्रिक सिद्धांतों को कायम रखने के लिए समान अवसर सुनिश्चित करना है। निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव में युवा और शहरी मतदाताओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए सोशल मीडिया पर कई पहलों और अभियानों की शुरुआत की है। निर्वाचन आयोग मतदाताओं तक अपना संदेश पहुंचाने के लिए टर्निंग 18 और यू आर द वन अभियानों के माध्यम से आकर्षक विषयों, लोकप्रिय आइकन और जेनसेट सामग्री का उपयोग कर रहा है। टर्निंग 18 अभियान का मुख्य उद्देश्य आगामी चुनाव में युवा मतदाताओं को आकर्षित करना है। इसका उद्देश्य पिछले चुनावों में शहरी और युवा मतदाताओं की उदासीनता के मुद्दों का समाधान करना भी है। यू आर द वन अभियान का उद्देश्य चुनावी प्रक्रिया में शामिल विभिन्न हितधारकों के अमूल्य योगदान को स्वीकृति देना है। त्रिपुरा में लोकसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। त्रिपुरा में 2 चरणों में 19 और 26 अप्रैल को मतदान होंगे। इसी बीच चुनाव आयोग ने त्रिपुरा में 85 साल और उससे ऊपर के PWD वर्कर्स और दिव्यांगजनों के लिए घर पर ही वोट डालने का इंतजाम कर दिया है। चुनाव आयोग की इसी सुविधा पर और जानकारी साझा की पश्चिमी त्रिपुरा के चुनाव अधिकारी विशाल कुमार ने। ये बहुत ही अच्छी सुविधा है जो ECI ने खासकर हमारे PWD वोटर्स और 85 प्लस जो हमारे बुजुर्ग हैं उनके लिए की गई है। और हमने देखा है कि इससे जो चुनावों की जो महत्व है खासकर इन लोगों के लिए वो बहुत अधिक बढ़ जाएगी। और हम उम्मीद करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जिन्होंने भी फॉर्म भरा है वो इस वोट का मतदान करेंगे। इसके लिए मैं खासकर अपनी टीम का भी जो ट्रेनिंग है वो दे दी गई है। इतनी धूप में भी वो टीम हर घर में जाके वोट दिलाएगी। हमें पॉलिटिकल पार्टीज का भी जो सपोर्ट है वो ऑलरेडी मिल रहा है इस केस में, और हम उम्मीद करते हैं कि ये हमारा जो एक एक्सपीरियंस है ये बहुत ही फ्रूटफुल रहेगा। भारतीय चुनाव आयोग ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक वीडियो जारी करके सभी को ये संदेश दिया है कि आप एक हैं, बाहर निकलें, मतदान करें और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करें। हमारे चुनावी राजदूत बने और आइए एक साथ चुनाव का ये पर्व मनाएं। मैं भारत हूँ, भारत है मुझमें, मैं ताकत हूँ, ताकत है मुझमें। हम भारत को नतमस्तक है, हम योद्धा के 2 हस्तक है। हम भारत भाग्य विधाता है, हम भारत के मतदाता है। मतदान मतदान देने जाएंगे भारत के लिए, भारत के लिए। मैं भारत हूँ, भारत है मुझमें, मैं ताकत हूँ, ताकत है मुझमें। मैं भारत हूँ, भारत है मुझमें।
ये तो खबरें थी 24 की चुनौती की। और आइए अब रुख करते हैं कुछ अन्य खबरों का। आपको बता दें, आम आदमी पार्टी की नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी को आज निर्वाचन आयोग में अपना जवाब दाखिल करना है। पिछले हफ्ते आतिशी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए आरोप लगाया था कि बीजेपी के एक नेता ने उनके करीबी से संपर्क साधा है और कहा है कि आतिशी को अपना करियर बचाना है तो वो बीजेपी ज्वाइन कर लें, वरना उनके यहाँ छापा भी पड़ सकता है। इस पर बीजेपी ने आतिशी के खिलाफ शिकायत की, लिहाजा आज आतिशी को चुनाव आयोग के समक्ष जवाब देना है। बीजेपी ने आतिशी को चुनौती दी कि या तो वो आरोप साबित करें या फिर कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहें। बीजेपी ने इस पर उन्हें मानहानि का नोटिस भेजा है। और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस समय तिहाड़ जेल में हैं। 15 अप्रैल तक अदालत ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा है, लेकिन इस दौरान आए दिन उनके मामले में अदालत में सुनवाई हो रही है। आज उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग को लेकर दायर एक याचिका पर सुनवाई होगी। आपके पूर्व विधायक संदीप कुमार की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट सुनवाई करेगा। संदीप कुमार ने याचिका में कहा है कि केजरीवाल ने हिरासत में जाने के बाद मुख्यमंत्री पद पर रहने का अधिकार खो दिया है। हालांकि इससे पहले इसी तरह की मांग वाली 2 याचिकाओं को दिल्ली हाई कोर्ट ने यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि इसमें कोर्ट के दखल का कोई औचित्य नहीं बनता है। वहीं राउज एवेन्यू कोर्ट आज अरविंद केजरीवाल की याचिका पर आदेश सुनाएगा। केजरीवाल ने सप्ताह में 5 बार अपने वकील से मुलाकात करने की मांग की है। अभी हफ्ते में सिर्फ 2 दिन ही वो अपने वकील से मिल सकते हैं। केजरीवाल की ओर से कहा गया है कि उनके खिलाफ देश भर में 30 केस से ज्यादा मामले लंबित हैं। ऐसे में हफ्ते में सिर्फ 2 मुलाकात केस को समझने और निर्देश देने के लिए पर्याप्त नहीं है। ईडी ने इस अर्जी का विरोध करते हुए कहा है कि जेल मैनुअल इस बात की इजाजत नहीं देते। केजरीवाल को अपने वकीलों के जरिए सरकार चलाने के लिए स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया जा सकता। यहां रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए डीडी न्यूज। ब्रेकिंग न्यूज की रेस से हटकर हम लेकर आते हैं आपके लिए सार्थक, सकारात्मक और प्रेरणादायी खबरें सिर्फ हाथ से नहीं होते, खबरें अच्छी भी होती हैं जो देती हैं हौसला, बढ़ाती हैं आत्मविश्वास। मुश्किल वक्त में भी जब लोगों ने दिखाया कुछ कर गुजरने का जज्बा, हम लेकर आते हैं अपने इस खास कार्यक्रम में आम लोगों के जज्बे की कहानियां। देखिए मेरे साथ गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। दुनिया की बिसात, शहमात का खेल, वैश्विक कूटनीति, सियासी तालमेल, उभरती नई विश्व व्यवस्था, पर्यावरण, अर्थव्यवस्था, ग्लोबल वार्मिंग ही नहीं, ग्लोबल वार्निंग भी। जंग का जुनून हो या शांति की पहल, सभी वैश्विक हलचल, खबर जो करे खबरदार, देश देशांतर से जिसका सरोकार, बात दुनिया जहान की, खबर दुनिया की। दुनिया की सबसे तेज रफ्तार और 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, विश्व स्तर के बुनियादी ढांचे, भारत की फिनटेक क्रांति की कहानी मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया की सफलता की, आर्थिक जगत की सुर्खियां, आम आदमी के लिए क्या है मायने, शेयर बाजार और दूसरे फाइनेंशियल मार्केट्स के तमाम अपडेट्स, कारोबार जगत की बड़ी खबरों का सटीक और सरल विश्लेषण। देखिए इकोनॉमी टुडे सोमवार से शुक्रवार सुबह 9:30 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। करते हैं कुछ अन्य खबरों का। आपको बता दें, दिल्ली शराब घोटाले मामले में जेल में बंद तेलंगाना की पूर्व मुख्यमंत्री केसीआर की बेटी के कविता को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से अभी कोई राहत नहीं मिली है। तो ब्रेकिंग न्यूज बता रहे हैं हम आपको, दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने के कविता की अंतरिम जमानत की याचिका को खारिज कर दिया है। के कविता ने बेटे के एग्जाम और उसे मां के इमोशनल सपोर्ट की हवाला देते हुए अंतरिम जमानत की मांग की थी। ईडी ने इस अर्जी का विरोध किया था। के कविता की नियमित जमानत याचिका पर अब 20 अप्रैल को सुनवाई होगी। तो आपको बता दें, ये बड़ी खबर इस वक्त की, जेल में बंद बीआरएस नेता के कविता को कोई राहत नहीं मिली है। अंतरिम जमानत की याचिका खारिज की है राउज एवेन्यू कोर्ट ने। के कविता की अंतरिम जमानत की याचिका खारिज कर दी गई है। राउज एवेन्यू कोर्ट से ये याचिका खारिज हो गई है। बेटे के एग्जाम में एक सपोर्ट के लिए उन्होंने ये याचिका दाखिल की थी, वो जमानत याचिका खारिज कर दी है कोर्ट ने। तो इस वक्त की बड़ी खबर, जेल में बंद बीआरएस नेता के कविता को कोई राहत फिलहाल मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। जमानत याचिका राउज एवेन्यू कोर्ट से खारिज हो गई है। तो आपको बता दें कि बीआरएस नेता के कविता राउज एवेन्यू कोर्ट में उन्होंने अंतरिम जमानत के लिए याचिका दाखिल की थी कि उनके बेटे का एग्जाम है और उसे मां के इमोशनल सपोर्ट की जरूरत है, और फिलहाल वो जमानत याचिका जो है खारिज कर दी गई है। तो दिल्ली शराब घोटाले का ये मामला है कि कविता को फिलहाल कोई राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। 20 अप्रैल को अब नियमित जो जमानत है उस पर सुनवाई होनी है। 20 अप्रैल को वो सुनवाई होगी। फिलहाल जो अंतरिम जमानत की जो बात थी वो उसको राउज एवेन्यू कोर्ट ने खारिज कर दिया है। बेटे की परीक्षा का हवाला दिया था कि कविता ने कि बेटे की परीक्षा है और उसे जो है इमोशनल सपोर्ट की जरूरत है। तो मां के इमोशनल सपोर्ट की जरूरत वाली वो अंतरिम जमानत की याचिका फिलहाल खारिज कर दी गई है। और अब अगली खबर, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की एक तारीखी है। चेतावनी में कहा गया है कि यदि कोई भी व्यक्ति या संस्था कॉपीराइट अनुमति के बिना एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तकों की सामग्री का व्यावसायिक उपयोग के लिए प्रकाशन करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एनसीईआरटी ने लोगों से ऐसी पाठ्य पुस्तकों या फिर कार्य पुस्तिकाओं का उपयोग न करने का आग्रह किया है और कहा है कि उनमें दी गई सामग्री तथ्यात्मक रूप से गलत हो सकती है। यह भी सलाह दी गई है कि यदि किसी व्यक्ति को ऐसी पायरेटेड पाठ्य पुस्तकें या फिर कार्य पुस्तिकाएं मिलती हैं तो एनसीईआरटी को ईमेल के माध्यम से तुरंत सूचित किया जाए। असम स्थित काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। काजीरंगा एक सींग वाले गैंडे और रॉयल बंगाल टाइगर के साथ साथ कई लुप्तप्राय प्रजातियों के लिए भी जाना जाता है। आपको दिखाते हैं डीडी न्यूज संवाददाता तपस भट्टाचार्य की ये रिपोर्ट। काजीरंगा नेशनल पार्क में हम लोग आ चुके हैं। यहाँ की सफारी, जीप सफारी जो है बहुत ज्यादा लोग प्रसिद्ध है। लोग आते हैं दूर दूर से, देश विदेश सब जगह से। और आज मैं यहाँ पे हूँ, राजू और औरान जो है वो मुझे और हमारी टीम को यहाँ पे घुमाने लेके आए हैं। यहाँ पे जो राइनोसोरस है, ये सिंगल हॉर्न राइनोसोरस का घर माना जाता है काजीरंगा नेशनल पार्क। करीब 3600 से ज्यादा राइनोसोरस, सिंगल हॉर्न राइनोसोरस यहाँ पे पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट ये चीज है कि यहाँ पे ये जो पूरा ट्रैक है ये बहुत बड़ा है, लंबा है, करीब 2 घंटे का करीब सफर होता है। और राजू, सबसे पहले हमें ये बताइए कि ये कितना लंबा है, कितने किलोमीटर का है? ये 18-19 से ज़्यादा किलोमीटर होगा हमारे सेंट्रल रेंज में जो सफारी का रूट है। और ये पूरा जो काजीरंगा नेशनल पार्क है कितना बड़ा है ये थोड़ा? ये हमारा काजीरंगा नेशनल पार्क जो है ये टोटल पार्क एरिया 440 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। बहुत ही लंबा है। ये हाईवे के
साइड में जितना भी है 44 किलोमीटर तक पूरा काजीरंगा ही है। रॉयल बंगाल टाइगर जो है बहुत भारी मात्रा में यहाँ पे पाए जाते हैं। करीब 130 रॉयल बंगाल टाइगर है पूरे काजीरंगा नेशनल पार्क में। तो इसी वजह से ये काजीरंगा नेशनल पार्क भी है, लेकिन उसके साथ साथ ये टाइगर रिजर्व भी है। बहुतों को नहीं पता, बहुत से लोग कहते हैं कि काजीरंगा नेशनल पार्क है, लेकिन काजीरंगा नेशनल पार्क होने के साथ साथ एक टाइगर रिजर्व भी है। काजीरंगा के बीच में इस वक्त हम हैं और ये एक और चीज़ आपको दिखाना चाहते हैं। ये इनका एंटी पोचिंग कैंप है। ये वॉच टावर है एंटी पोचिंग कैंप का, और इसको अक्षय कुमार ने फंड किया है। आप ये एंटी पोचिंग कैंप यहाँ पे चलाते हैं, तो कितना इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, फ्रंट लाइन वर्कर्स के लिए? बहुत इम्पोर्टेंट है। ये अब जो जानवर है जंगल में, कोई कभी मरता है ना, उसको देखना पड़ता है कब कहाँ कौन से तरीके में मरता है, और वो अंदर कोई शिकारी आता है, ये देखना पड़ता है। ये एक्चुअली इकलौती जगह है जहाँ पे जो टूरिस्ट हैं वो आते हैं, रोक सकते हैं। हम जब आ रहे थे तो हमें अलग अलग तरीके के पक्षियाँ भी देखने को मिली जो रेड लिस्ट में है, एंडेंजर्ड स्पीसीज में है। तो काजीरंगा नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व जो है, इन सारी प्रजातियों का एक ऐसा घर है जो उनको ना सिर्फ बचाता है बल्कि उनको पनटने का भी मौका देता है। कैमरा पर्सन राहुल चोपड़ा के साथ प्रताप भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, काजीरंगा नेशनल पार्क, असम। और भारत एफडीआई निवेश के आकर्षक विकल्प के रूप में उभर कर सामने आ रहा है। पीएलआई स्कीम्स और मेक इन इंडिया का असर जमीन पर साफ तौर पर दिखाई देने लगा है। सरकार का मानना है कि आने वाले 5 सालों में भारत में औसतन हर साल $100 अरब का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आ सकता है। कोविड महामारी के बाद एफडीआई निवेश की पूरी दुनिया ही बदल चुकी है। चीन से निवेश निकलकर दूसरे देशों में जाने की शुरुआत भी हो चुकी है। साथ ही अमेरिका और चीन के बीच भू राजनीतिक तनाव ने ताइवान और दक्षिण कोरिया जैसे देशों की कई कंपनियों को चीन पर निर्भरता कम करने के लिए मजबूर कर दिया। भारत ने भी मौके का फायदा उठाया और मेक इन इंडिया और पीएलआई जैसी योजनाओं के जरिए निवेश को आकर्षित करने की कोशिश की। China+1 अगर आप देखें तो इंडिया स्टैंड्स अमंग्स द रेस्ट 5 ऑलमोस्ट एट 3rd पोजीशन। डेफिनेटली सारा एफडीआई हमारे पास नहीं आ रहा है एट द मोमेंट, बट द वे गवर्नमेंट इज कमिंग अप विद द पॉलिसीज, स्पेशली द पीएलआई पॉलिसीज, आई मीन दैट गिव्स लॉट ऑफ स्ट्रेंथ टू इंडियन इकोनॉमी। एट द मोमेंट इंडिया हैज लर्न लॉट ऑफ लेसन्स फ्रॉम द पास्ट। इंडिया की पॉलिसी अगर आप देखें तो इंडिया एफडीआई पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी और ट्रेड पॉलिसी तीनों का ट्रायंगुलेशन मैनेज करने की कोशिश कर रहा है। कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज की रिपोर्ट के मुताबिक चीन में एफडीआई प्रवाह में भारी गिरावट से अमेरिका और कुछ देशों को फायदा होता दिख रहा है। 2023 के शुरुआती 9 महीनों में वैश्विक एफडीआई प्रवाह में 29% की हिस्सेदारी के साथ अमेरिका पहले नंबर पर है। चीन में एफडीआई प्रवाह कम हुआ और वैश्विक एफडीआई में चीन की हिस्सेदारी 12.5% से घट करके 1.7% हो गई। चीन के इस नुकसान का फायदा अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको, ब्राजील, पोलैंड, जर्मनी और भारत को हुआ। भारत ने सेमीकंडक्टर, रक्षा, स्पेस और ग्रीन एनर्जी जैसे सेक्टर्स में एफडीआई को आकर्षित करने के लिए नीतिगत बदलाव किए हैं। खबर यह भी है कि टेस्ला भारत में अपने प्लांट को लगाने के लिए अगले महीने दौरा भी कर सकती है। भारत को विकसित देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौतों का भी फायदा देखने को मिला है। मैन्युफैक्चरिंग का पुश तभी अच्छा मिलेगा जब आप एक्सपोर्ट कर पाओ, विथ ट्रेड अग्रीमेंट्स कमिंग इन प्लेस एंड दैट टू विद द डेवलपिंग कंट्रीज। आप पैसा भी उन्हीं से उठा रहे हो, आप उन्हें एक्सपोर्ट भी करना चाहते हो, एंड यू आर गिविंग द बेस्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसीज लाइक पीएलआईज। हमने कॉर्पोरेट टैक्स रेट्स अपने कम कर दिए हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वी आर डूइंग फैंटास्टिकली वेल। साल 2014 से 2023 के बीच में भारत में करीब $600 अरब का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आया, जो इससे पहले के 10 सालों के मुकाबले 2 गुने से भी ज्यादा है। भारत की मजबूत आर्थिक बुनियाद के मद्देनजर एफडीआई निवेश औसतन $100 अरब रहने की उम्मीद है, जो फिलहाल $70 अरब के स्तर पर है। कोविड महामारी ने पूरी दुनिया को यह सिखा दिया कि अपनी जरूरतों के लिए किसी एक देश पर निर्भर रहना उनके अपने विकास के हित में नहीं है, और इसीलिए China+1 पॉलिसी का असर अब जमीन पर दिखना शुरू हो गया है। भारत को भी इसका फायदा मिलना शुरू हुआ है और उम्मीद की जा रही है कि अगले 5 सालों में औसतन एफडीआई $100 अरब को छू सकती है। कैमरामैन नवीन के साथ है डीडी न्यूज, गुरुग्राम।
और अब अंतर्राष्ट्रीय खबरों का रुख करते हैं। गाजा में लगातार हो रही मौतों और इजरायली बंधकों की मौत को लेकर प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ देश में हो रहे विरोध प्रदर्शनों ने उन्हें बैकफुट पर ला दिया है। इजरायल ने दक्षिणी गाजा में तैनात अपने सैनिकों की संख्या में बड़ी कटौती की है। अधिकतर सैनिकों को वापस बुला लिया गया है और अब वहां इजरायली सेना की केवल एक ब्रिगेड रह गई है। सैनिकों की ये वापसी ऐसे समय में हुई है जब मिस्र युद्ध विराम और बंधकों की रिहाई के समझौते पर पहुंचने के उद्देश्य से नए दौर की वार्ता की मेजबानी करने की तैयारी कर रहा है। इजरायल ने कहा है कि उसने और हमास ने 6 माह से जारी संघर्ष में संभावित युद्ध विराम पर ताजा बातचीत के लिए मिस्र में टीम को भेजा है। इजरायल हमास संघर्ष को 6 महीने पूरे हो चुके हैं। इसको लेकर अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में प्रदर्शनकारियों ने एक रैली निकाली। ये रैली इजरायल हमास संघर्ष की शुरुआत के 6 महीने पूरे होने पर हमास द्वारा बंधक बनाए गए लोगों की रिहाई की मांग के लिए निकाली गई। और यूक्रेन ने रूस के नियंत्रण वाले जापोरिज्जिया परमाणु स्टेशन पर हमला किया है। ये तुरंत स्पष्ट नहीं हो पाया है कि संयंत्र पर किस हथियार के द्वारा हमला किया गया है। हालांकि रूसी परमाणु एजेंसी रोसटॉम ने कहा है कि परमाणु संयंत्र पर ये एक ड्रोन हमला था। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने कहा कि उन्हें सूचित किया गया था कि साइट पर ड्रोन से विस्फोट किया गया। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के महानिदेशक राफेल ग्रॉसी ने दोनों पक्षों को ऐसे कार्यों से परहेज करने को कहा है जो परमाणु सुरक्षा को खतरे में डालते हैं। परमाणु संयंत्र में 6 सोवियत डिजाइन रिएक्टर है। यूक्रेनी सशस्त्र बलों ने रिएक्टर नंबर 6 स्थित इमारत के गुंबद पर हमला बोला था। इसे लेकर यूक्रेन ने तुरंत कोई टिप्पणी नहीं की। मैक्सिको ने अपने इक्वाडोर स्थित दूतावास कर्मियों की वतन वापसी पर उनका स्वागत किया। दरअसल 2 दिन पहले इक्वाडोर की राजधानी क्वेटो में स्थित मैक्सिकन दूतावास पर स्थानीय पुलिस ने जबरन घुसकर छापेमारी की। इसके बाद उन्होंने छापेमारी के दौरान पूर्व उपराष्ट्रपति जॉर्ज ग्लास को गिरफ्तार कर लिया, जिन्होंने महीनों से वहां शरण लिए हुए थे। इस पूरी घटना पर इक्वाडोर ने तर्क दिया है कि ग्लास को शरण देना गैर कानूनी था, क्योंकि उन्हें भ्रष्टाचार के आरोप में 2 बार दोषी करार दिया गया था। और आपको बता दें कि इस साल का पहला सूर्य ग्रहण आज लगने वाला है। नासा के मुताबिक करीब 54 साल के बाद सबसे लंबा पूर्ण सूर्य ग्रहण दिखाई देगा। इसकी अवधि 4 घंटे 25 मिनट तक हो सकती है। इससे पहले इतना लंबा सूर्य ग्रहण 1970 में देखा गया था। पूरे उत्तरी अमेरिका में सूर्य के सामने चंद्रमा के आने से जमीन पर जो परछाई बनेगी वो 185 किलोमीटर चौड़ी होगी। ये छाया मैक्सिको, अमेरिका और कनाडा में पड़ेगी। भारत में ग्रहण दिखाई नहीं देगा और इसका सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। हालांकि भारत में लोग नासा के YouTube लाइव स्ट्रीम के जरिए इस दुर्लभ ग्रहण को देख सकते हैं। और अब बात खेलों की। इंडियन प्रीमियर लीग में आज होने वाले मैच में चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स आमने सामने होंगे। ये मैच चेन्नई में खेला जाएगा। कोलकाता की टीम ने 3 में से 3 मैच जीते हैं और वो मजबूती के साथ अंक तालिका में दूसरे स्थान पर है, तो वहीं चेन्नई की टीम 4 में से 2 जीत और 2 हार के साथ चौथे स्थान पर। देश भर में सोमवती अमावस्या के अवसर पर श्रद्धालु पवित्र डुबकी लगा रहे हैं। हरिद्वार में सोमवती अमावस्या के मौके पर हर की पौड़ी पर बड़ी संख्या में भक्त पहुंचे हैं। भक्तों ने पवित्र गंगा में डुबकी लगाई। साल के पहले सोमवती अमावस्या स्नान को लेकर विभिन्न राज्यों के श्रद्धालुओं के हरिद्वार पहुंचने का सिलसिला जारी है। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।